दोस्तों अगर कभी आपने आयरन मैन मूवी देखी हो तो आपको पता होगा वो अपनी चेस्ट में लगाता था एक आर्क रिएक्टर और वो आर्क रिएक्टर से मिलती थी पावर उसके पूरे सूट को। और ऐसे ही आर्क रिएक्टर को डेवलप करने में लगी हुई हैं 25 कंपनियां और 81 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से MIT भी एक है। तो दोस्तों मूवी में जो आर्क रिएक्टर दिखाया था, चलिए जानते हैं कि उसमें मटेरियल कौन सा यूज हुआ था। That's palladium, 0.15 grams. तो दोस्तों पैलेडियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 46 और कुछ पैलेडियम रेडियो एक्टिव भी होता है। और इसी के साथ साथ चलिए ये भी जानते हैं कि ये छोटा सा आर्क रिएक्टर कितनी बिजली बना सकता है। If my math is right, I don't know what it is, 3 gigajoules per second. 3 गीगा जूल्स पर सेकंड। दोस्तों तो जूल्स पर सेकंड एक साइंटिफिक वे है एनर्जी रिप्रेजेंट करने का। 1 जूल पर सेकंड होता है इज इक्वल्स टू 1 वॉट। तो एक आर्क रिएक्टर बना सकता है 3 गीगावाट ऑफ पावर। और अगर हम इसको और आसान शब्दों में समझे तो ये बना सकता है 800 किलोवाट आवर की पावर। तो दोस्तों इस एनर्जी की मॉनेटरी वैल्यू समझने के लिए जो अभी हमने अपनी छत पे सोलर लगा रखा है, अगर हम उस सोलर को हटा दें और उसके कनेक्शन इस आर्क रिएक्टर से कर दें जो कि बिजली हम गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं, तो मैं पर सेकंड 4 से 5,000 रुपए कमा सकता हूं और 1 मिनट के अंदर 2 से 4 लाख रुपए और पूरे दिन के अंदर 6 से 7 करोड़ रुपए तक। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इस तरीके का छोटा सा एनर्जी डिवाइस बना पाना जो कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां और इतने बड़े बड़े MIT जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट इस चीज को बनाने के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। फिर हम शुरू करते हैं आज की ये सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों अब इस चीज को समझने के लिए पहले हमें मूवी के फंडा समझना पड़ेगा। मूवी में हम अक्सर बोलते हैं कुछ भी दिखा देते हैं, मगर यहां पे कुछ भी तो नहीं दिखाया गया, इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है। तो दोस्तों आयरन मैन मूवी में जो आर्क रिएक्टर बनाने के लिए कोर का इस्तेमाल हुआ है, तो कोर क्या होता है दोस्तों, जहां से एनर्जी जनरेट होती है और जहां पे रिएक्शंस होते हैं। तो जो कोर का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों वो कोर है आपका पैलेडियम कोर। तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर है दोस्तों 46 और पैलेडियम कुछ हद तक रेडियो एक्टिव भी होता है। तो हमें यह तो क्लियर हो जाता है कि आयरन मैन मूवी के अंदर पैलेडियम का ही कोर दिखाया गया है जिसके अंदर रिएक्शन होता है। और पैलेडियम अपने आप में टॉक्सिक भी है जो कि आगे चल के मूवी स्टार के ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, ये भी इस मूवी में साफ करके दिखाया गया है। जो आर्क रिएक्टर मूवी में दिखाया गया है दोस्तों उसके अंदर से रेडिएशन निकलती है ब्लू और व्हाइट कलर की, और जब पैलेडियम का आयनाइजेशन होता है तो सेम ब्लू एंड व्हाइट कलर की ही रेडिएशन निकलती है। मूवी के अंदर दोस्तों जो आर्क बनते हुए दिखाई गई है इस आर्क रिएक्टर में वो सर्कुलर दिखाई गई है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए हैं। और जब अगर हम ये रियल लाइफ में भी इस तरीके का रिएक्टर बनाएंगे तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज होगा, क्योंकि जो आर्क बनेगी आयनाइजेशन से पैलेडियम के, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की जरूरत होगी। अगर आपकी समझ में अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है तो अभी जब हम रिसर्च पे पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये आर्क रिएक्टर कैसे काम करने वाला है। बट पैलेडियम का फ्यूजन रिएक्शन करके इतने हाई स्केल ऑफ एनर्जी निकाल पाना ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसके साथ साथ जो आर्क रिएक्टर मूवी में दिखाया गया है उसके चारों तरफ लगी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कंट्रोल करने के लिए भी अपने आप में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और कोई भी इतना छोटा आर्क रिएक्टर जिसमें पैलेडियम जैसे एलिमेंट का यूज हो वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि वो अपने ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को भी पावर दे सके। तो हमें इससे ये तो पता लगता है कि मूवी बनाने वालों ने रिसर्च तो बहुत अच्छी करी थी बट वो अभी भी कॉन्सेप्ट बेस है, रियलिटी से थोड़ी सी दूर। अब मैं आपको समझाता हूं दोस्तों रियलिटी में आर्क रिएक्टर पे क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों 2 तरीके के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन जिसमें कि एटम्स स्प्लिट होते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में ऑलरेडी चल रहा है, और उसके साथ साथ होता है दोस्तों दूसरा रिएक्शन जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में दोस्तों 2 एटम्स आपस में मिलते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कैप्चर करा जाता है, तो उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो दोस्तों इसी तरीके की एक कंपनी है हीलियन एनर्जी जो इसी तरीके के एक फ्यूजन आर्क रिएक्टर पे काम कर रही है, और इनके हिसाब से 1 ग्राम ऑफ फ्यूजन फ्यूल आपके घर को पूरे 1 साल तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। और एक ग्लास इस फ्यूल का
10 मिलियन पाउंड्स ऑफ कोल के बराबर एनर्जी स्टोर करता है। तो दोस्तों हीलियन एनर्जी जो आर्क रिएक्टर बना रही है, इसमें दो तरीके के फ्यूल का यूज करा जा रहा है। पहला है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का ही आइसोटॉप है और अर्थ पे अबंडेंट में अवेलेबल है। और दूसरा है हीलियम 3। हीलियम वही गैस है दोस्तों जो कि बैलूनों में भरी जाती है और बैलून हवा में उड़ते हैं, बट ये इसी का एक अलग आइसोटॉप है हीलियम 3। और ये अर्थ पे अपने आप में बहुत रेयर है और बहुत आसानी से नहीं मिलता। मगर हीलियम 3 का भंडार है दोस्तों चांद पे, और हमारा भारत ही नहीं, सारे के सारे देश उस हीलियम 3 को कैप्चर करने के लिए चांद पे जा रहे हैं। और इसी के ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हो, आई बटन में लिंक आ रहा होगा। और दोस्तों जो इंडिया का मिशन है चंद्रयान का, उसके अंदर भी हीलियम 3 के रिजर्व्स को पता लगाना उनका एक मेन एजेंडा है। तो दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी कैसे निकलती है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा एटम के बारे में। तो एटम के सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके आसपास घूमता है इलेक्ट्रॉन। जब भी एटम को एक्सट्रीम हीट करा जाता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देता है और वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और ज्यादा हीट और ज्यादा प्रेशर के साथ में जो सेंटर का कोर होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, वो और ज्यादा तेज मूव करने लगता है। वैसे तो जो सेंटर का कोर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जैसे ही वो दूसरे सेंटर के कोर के पास आता है तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं। बट जब इनकी काइनेटिक फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है तो ये आपस में टकरा जाते हैं और एक नया एलिमेंट बनता है दोस्तों जिसे हम कहते हैं हीलियम 4। तो दो न्यूक्लियाई का कंबाइंड वेट प्लस इस हीलियम 4 का वेट अपने आप में कम होता है। तो जो ये वेट लॉस होता है दोस्तों, इसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये तो हमने थ्योरेटिकली समझ लिया कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, बट हमारे को समझ में आती है एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी निकली ये गई कहां और इसका इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना? तो दोस्तों अभी तक एनर्जी जैसे भी बनती है उसका इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए ही होता है और उस पानी से स्टीम टर्बाइंस चलाई जाती हैं। तो यहां पे जो हीट निकलेगी उससे भी पानी गर्म किया जाएगा और स्टीम टर्बाइंस चलाई जाएंगी। ये आप लोग सोच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों फ्यूजन रिएक्शन को करने में ही अपने आप में इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी कि अगेन हम उससे पानी गर्म करें और फिर उससे स्टीम टर्बाइंस बनाएं तो जो एनर्जी लॉस होगा वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो हीलियन एनर्जी ने एक नया तरीका निकाला है जिससे कि वो डायरेक्टली इस प्लाज्मा से एनर्जी को ड्रेन आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हीलियन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट कुछ आयरन मैन से ही इंस्पायर्ड है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, दो अलग अलग चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर गैसेस में मिक्स करके ड्यूटेरियम और हीलियम 3 को एक चैम्बर में छोड़ा जाता है, और उसको उस चैम्बर में छोड़ने से पहले दोस्तों एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में रखा जाता है जिससे कि उसके अंदर आयनाइजेशन चालू हो जाता है। और जब कभी भी कहीं आयनाइजेशन चालू होगा दोस्तों, तो जो भी एलिमेंट होगा वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि प्लाज्मा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो प्लाज्मा के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। जब आप बिजली कड़कना देखते हो दोस्तों, तो एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से प्लाज्मा क्रिएट होता है और उसी प्लाज्मा के अंदर बिजली फ्लो होती है। तो अभी तक हमें यह तो समझ में आ गया दोस्तों कि ड्यूटेरियम और हीलियम को एक्सट्रीम प्रेशर और हीट के अंदर प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मगर इसके बाद क्या? इसके बाद दोस्तों जो चैम्बर है, जो रिएक्शन चैम्बर है, उसके बाहर सेम आयरन मैन मूवी की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाए गए हैं जो कि उस प्लाज्मा कोर की एनर्जीज को चैनलाइज करेंगे। एटम अपने आप में फ्री फ्लोइंग होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, बट जब वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से उस प्लाज्मा को कंट्रोल करा जाएगा। स्टार्टिंग में तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसको कंट्रोल करेंगे, बट दोस्तों जैसे जैसे रिएक्शन और इंटेंसिव होता जाएगा इसकी खुद की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा के अंदर से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है और किसी भी चीज के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और जब इसका चार्ज जो बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उसके चार्ज से ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिवर्स एक्शन में आ जाएंगे और एनर्जी देने की बजाय एनर्जी कलेक्ट करना चालू कर देंगे। तो इस टेक्निक का यूज करके दोस्तों बहुत ज्यादा एनर्जी को सेव किया जा सकता है। कोई पानी गर्म करने की जरूरत नहीं और कोई स्टीम टर्बाइंस घुमाने की भी जरूरत नहीं है। और इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए आयरन मैन वाले सूट में, जिसमें कि बिना कोई ऐसे मैकेनिज्म के इलेक्ट्रिसिटी सीधी ड्रेन आउट कर ली जाती है उस रिएक्टर से। और जो सेंट्रल कोर में आयरन मैन के आप आर्क देखते हो घूमती हुई, वो और कुछ नहीं, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं जिन्होंने उसकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया है स्टार्टिंग में। और फिर वो रिएक्शन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स चार्ज वापस लेने लगते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगते हैं। मगर दोस्तों वो तो एक मिनिएचर मॉडल था, वहां तक अभी हम लोग नहीं पहुंच पाए। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि
वो पैलेडियम का यूज कर रहे हैं, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स का यूज हो रहा है। ये तो है दोस्तों फ्यूचर की टेक्निक, मगर क्या आपको पता है पास्ट में पिरामिड से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती थी? आई थिंक आपको नहीं पता, आपने हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी जो इस साइड आ रही है, पिरामिड से कैसे बिजली बनती थी और निकोलस टेस्ला ने कैसे पिरामिड के एग्जांपल्स को देखते हुए अपने लिए भी एक वेंडरक्लिफ टॉवर बनाया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी अभी के अभी जाके देखो, और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिन सिटी।